नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली रिलायंस का रिजल्ट अब आ चुका है। एक्चुअली 3 रिजल्ट हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने लायक। इससे हमें पता ये चलेगा कि मार्केट में किस प्रकार के सेंटिमेंट बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन निफ्टी, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी को ऊपर या नीचे लेकर जाने के लिए। सो वन बाय वन चीज़ें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टोटल इनकम क्या हो रहा है, एक्चुअली डिफरेंस कितना है, बैलेंस शीट थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल 2,40,000 के आसपास आपको इसका रेवेन्यू देखने मिल रहा है। अभी के क्वार्टर का मैं बोल रहा हूँ, जून क्वार्टर का। इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आप जो आंकड़े देख रहे हो वो मार्च के हैं। दैट मीन्स मार्च से अगर आप कंपेयर करते हो तो 5,000 करोड़ का यहाँ पे कम से कम डिफरेंस नजर आ रहा है, डिक्लाइन नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। टोटल इनकम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें रिलायंस का देखने मिल जाता है। 30 जून 2023 और 2024 से अगर आप कंपेयर करने जाओ तो मैं बात कर रहा हूं। सो ओवरऑल चीजें ठीक लग रही है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा अलग था। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर रिलायंस जिस प्रकार से कैपेक्स कर रहा है, जिस प्रकार से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उस नज़रिए से अगर आप देखो तो ये आंकड़े थोड़े बेटर होने चाहिए थे, क्योंकि रशिया से हमारे जो संबंध है और दृढ़ हो गए। इसका मतलब क्या है? अगर संबंध बेटर हो रहे हैं, इसका मतलब हम ट्रेड भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे मटेरियल ले सकते हैं। कंजम्पशन जो है वो डेफिनेटली उतना ही रहने वाला है, और जो हमारा परचेस है वो भी रशिया से हो रहा है, इसीलिए हमें सस्ते में मिलने वाला है। मार्जिन्स बढ़िया होने चाहिए थे, बट एक्चुअल में वो हो रहा है क्या, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा बाकी चीज़ें अगर आप देखो तो परचेस का एक्सपेंस कितना हुआ, बाकी एक्साइज ड्यूटी वगैरह कितनी लगी, इसमें अगर हम घुसते हैं तो आपको पता चलेगा कि डिप्रिसिएशन जो है वो थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अदर एक्सपेंस अगर आप देखो तो वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ चुके हैं, और बढ़ना भी चाहिए यार। मतलब एक साल हो चुका है और रेवेन्यू भी उतना बढ़ चुका है, इसका मतलब ये चीज़ें भी बढ़ती हुई नजर हमें आ जाएगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर आप देखो तो 7,000 करोड़ है, जो कि ऑल टाइम हाई पे अभी चल रही है। इसका मतलब हायरिंग भी बहुत अच्छा खासा इन्होंने कर रखा है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अगर आप देखो तो ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्मेंस होता तो और बेटर आंकड़े हमें नज़र आ सकते थे, बट ठीक है, क्योंकि मार्जिन्स में हमें थोड़ा डिक्लाइन नजर आ रहा है। सेगमेंट वाइज चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऑयल टू केमिकल, इसमें थोड़ा एक इशू चल रहा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 1,57,000 के आसपास इन्होंने सेल्स किया है। अब सबको लगेगा यार रिवेन्यू तो बहुत बढ़िया है, बट इसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं। उसके लिए वेरियस रीजंस इन्होंने बताए, जिसमें उनका मानना यह है कि लोअर फ्यूल क्रैक्स। अब लोअर फ्यूल क्रैक्स क्या होता है? फ्यूल को क्रैक किया जाता है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस करी जाती है जिससे इनके मार्जिन और ज़्यादा बढ़ते हैं। बट रिफाइनरी बढ़ने के बाद इसका क्रैक करने का प्रोसेस कम हो चुका है, रिफाइनरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते नजर आ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रूड एंड फाइनल प्रोडक्ट, क्रूड है, क्रूड को फाइनल प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी लॉसेस होते हैं वो लॉसेस बढ़ रहे हैं। सिंपल है, अगर मानो एक XYZ प्रोडक्ट है, XYZ प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल मुझे लगता है, वो जो रॉ मटेरियल है उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, इस पे हम जो कुछ प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस के दौरान उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। सिंपल है, 100 रुपए का मटेरियल, 100 रुपए का मटेरियल लेने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, अगर वो 1 kg है तो उसमें से 800 ग्राम बनेगा, 700 ग्राम बनेगा, 900 ग्राम बनेगा। जो ऊपर का लॉसेस है वो लॉसेस उनके ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी कि जब से रशिया से माल लेना शुरू किया है तो लॉसेस बढ़ने लग रहे हैं। इसका मतलब मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा आप डाउट ले सकते हो। ये कंपनी ने दिया है ऑफिशियली, या मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर सस्ता माल ले रहे हो तो क्वालिटी में भी आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। लोअर केमिकल मार्जिन्स इनके अभी हमें देखने मिल रही है। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उस वजह से मार्जिन भी इनके ड्रॉप हो गए। इसीलिए इनका मानना यह है कि उनका ओवरऑल जो प्रॉफिट रेशो है इस पर्टिकुलर बिजनेस में वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस में अगर आप देखो तो 6,179 करोड़ का जो सेल्स है, जो उनका ईयर ऑन ईयर
जबरदस्त बढ़ चुका है। मगर एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें देखने लायक ये है कि भले आपको यहाँ पे सेल्स बढ़ता हुआ नजर आया होगा, बट दिक्कत यह है कि मार्जिन नहीं बढ़े। अब सेल्स क्यों बढ़ा है? उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। बहुत सारे लोग जब इसको एनालाइज करते हैं ना, तब बोलते हैं कि रिलायंस तो अभी ऑयल एंड गैस में काम नहीं करेगा, ऑयल टू केमिकल कम करेगा और फिर डिजिटली बिजनेस ज्यादा करेगा। मैं एक चीज क्लियरली बोलता हूँ, बोलता भी था कि ये इनकी कैश काउ है, इससे बहुत तगड़े मार्जिन जनरेट होते हैं, इससे बहुत तगड़ा पैसा आता है और इस धंधे के ऊपर ही इतना बड़ा ब्रांड वो बन चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बंद करेंगे। मिनिमम 10 साल आप इसमें ग्रोथ देखोगे। मैं फिर से एक वर्ड यूज करता हूं, मिनिमम 10 साल आप इस धंधे में ग्रोथ देखोगे, डिक्लाइन शार्प फॉल बिल्कुल नहीं देखोगे। रीजन बिहाइंड दैट, डिमांड बढ़ती ही जाने वाली है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई साहब ईवी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। बिल्कुल नहीं। ईवी का पेनिट्रेशन मिनिमम, मैंने बोला था आपको, पेनिट्रेशन मिनिमम कितना होगा, 2030 के बाद अच्छा खासा पेनिट्रेशन हमें देखने मिलेगा। तब तक इसकी डिमांड और बढ़ती हुई नजर आएगी और उसके बाद धीरे 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 डिमांड एकदम धीरे कम होती नजर आएगी। अब तब क्या होगा, तब टेक्नोलॉजी 10 साल के बाद क्या होगी, आई डोंट नो, बट आने वाले 10 साल तक तो इसकी डिमांड वैसे रहेगी, ऐसे मुझे लगता है। रिटेल का बिजनेस अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर देखने मिल रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा डिक्लाइन है। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्या है। इस पीरियड में क्वार्टर 1 में थोड़ा सेल डिक्लाइन होता है, क्वार्टर 2 में और थोड़ा डिक्लाइन होता है, फिर भी बहुत सारे फेस्टिवल्स रहते हैं तो क्वार्टर 2 में सेल्स बढ़ता हुआ नजर आता है। बारिश का मौसम है, फिर भी सेल्स में अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिल सकती है। मगर मैं थोड़ा सा रिटेल से डिसअपॉइंट हूँ। इसका रीजन ये है कि कंपनी ने कैपेक्स बहुत अच्छा किया था, स्टोर बहुत ज्यादा ओपन करे हैं, एग्रेसिव एक्सपांशन भी किया था, फिर भी उस तरीके से, जिस तरीके से डीमार्ट ने आंकड़े दिखाए, उस तरीके के आंकड़े यहाँ पे देखने नहीं मिले। जब ये दोनों क्वार्टर कंपेयर हो रहे थे ना, यहाँ पे अगर आप देखो मार्च को जब दिसंबर से कंपेयर किया जा रहा था या जून से कंपेयर किया जा रहा था, तब बोला जा रहा था कि यार डीमार्ट तो कुछ नहीं कर रहा है। अब उल्टा हो चुका है, डीमार्ट का हर तरफ बोलबाला चल रहा है, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। बट मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर में ये 100% इसको कवर करेंगे। डिजिटल सर्विसेज में अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 35,000 करोड़ का नेट सेल्स है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। बट इसमें एक दिक्कत है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर भी उनके डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। जियो की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 49 करोड़ से इनके अभी करंट सब्सक्राइबर बेस है। भाई साहब पूरे देश के पास ऑलमोस्ट जियो का सिम है। इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो आप, 125 करोड़ अपनी जनता है, अब 150 करोड़ जा चुकी है, बट बहुत सारी जनता के पास अभी भी मोबाइल नहीं है। बट जिनके पास है, इसका मतलब मैक्सिमम लोग जियो को यूज कर रहे हैं, एयरटेल को भी यूज कर रहे हैं। वो तो कंपेयर करेंगे जब हम एयरटेल का रिजल्ट आएगा, दोनों का कंपैरिजन भी मैं वहां पे बताने वाला हूं। सिर्फ उनका क्वार्टरली रिजल्ट आने दो, दोनों को भी मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा। 80 लाख न्यू कस्टमर इन्होंने ऐड करे हैं एक क्वार्टर में, सो दैट ग्रोथ भी हमें दिखाई दे रही है। अब इस क्वार्टर में क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके आंकड़े मैं अभी ढूंढूंगा, जब तक एयरटेल का रिजल्ट आएगा ना, तब तक मैं उनको वहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं भूल गया एक्चुअली, मेरे दिमाग में था जब मैंने रिलायंस वर्सेस एयरटेल वर्सेस बीएसएनएल का एक वीडियो बना रखा है, जाके एक बार देख लेना, ताकि बीएसएनएल के जो प्लान सस्ते हैं ये एयरटेल और जियो को दोनों को तबाह कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे दे रखी है। सो अब इस क्वार्टर में देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि बीएसएनएल जो कस्टमर एक्वायर कर रहा है, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो जियो पे हिट रेट बहुत ज्यादा था, सो दैट जियो एज अ सिम, एज अ सेकेंडरी सिम बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि बीएसएनएल में इन्होंने पोर्ट कर रखा हो, तो इस वजह से बीएसएनएल के यूजर्स बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो भी बीएसएनएल के यूजर्स बढ़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे होंगे, आइडिया वोडाफोन से भी आ रहे होंगे। इसका मतलब उनके कम हो जाएंगे, इनके पास आ जाएंगे, और ये जो बढ़ने की प्रोसेस थी एयरटेल में और जियो में, वो थोड़ी कम होती हुई नजर भी आ सकती है। बट ये होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आंकड़े हमारे सामने आए हैं। एक बार वो आंकड़े ऑफिशियल आने दो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल क्या हो रहा है और जेन्युइनली बीएसएनएल उनको सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। क्योंकि अगर वो क्लाइंट को रिटेन नहीं कर पाया ना, तो आगे जाके बिजनेस मॉडल उन्होंने जो अभी बना रखा है वो सस्टेनेबल बनता हुआ नहीं नजर आएगा। फिलहाल 85% जो इंडिया में 5G नेटवर्क है ना,
85% कौन ओन करता है? जियो ओन करता है। इतना ज़्यादा मार्केट शेयर उनके पास है। उसके साथ साथ इनका आरपो अगर आप देखो तो 181 के आसपास अभी है, बट एयरटेल का अगर आप देखो तो इससे 100 रुपए और ज़्यादा हमें उसमें देखने मिलेंगे। उनका आरपो बहुत ज़्यादा है। रीज़न बिहाइंड दैट कि जियो के प्लान और एयरटेल के प्लान दोनों में डिफरेंस है। मतलब अगर ये 100 रुपए में देते हैं तो एयरटेल का प्लान 105 110 में मिलता है। कई प्लान इनके दोनों के सेम है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो ना तो एयरटेल का प्राइस और जियो का प्राइस ऑलमोस्ट मैच हो गया है, दोनों के भी प्राइसेस। सो हम एक काम कर सकते हैं, अभी इस क्वार्टर के आंकड़े और आरपो देख सकते हैं क्या आएंगे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि मेजर आरपो में डिफरेंस आ जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट कि जियो ने अपने प्राइजेस 25% से हाइक करे हैं, सो दैट इजीली इनका मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। सिंपल है, आरपू भी बढ़ता हमें नजर आने वाला है। अदर इनकम अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा 12,000 करोड़ के आसपास है, जो डिक्लाइन में है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अदर में बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनके, वहाँ पे ऊपर नीचे हुआ होगा, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। मेजरली हम इनके ऊपर ही फोकस करते हैं। रिटेल के ऊपर अगर हम बोलना चाहें ना तो रिटेल में आपको पता चल जाएगा कि 80 मिलियन स्क्वायर फुट का उनका एरिया अभी है जहाँ पे रिटेल का धंधा चल रहा है। जो फुटफॉल है 296 मिलियंस एक क्वार्टर में आ चुके हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि 19% 20% की ऑलमोस्ट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कस्टमर बेस 31.6 करोड़, 31 करोड़ लोग इनके यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। सोचना यार, 31 करोड़ लोगों को ये मैनेज करते हैं, इतना बड़ा बेस इनका अभी बन चुका है। क्वार्टर वन में 28,800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल ग्रुप ने करी थी। अब इसका मैं जवाब यही आपको देना चाहता हूं कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है ना तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ दिखना चाहिए था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ दिखनी चाहिए थी, जो नहीं दिख रही है इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद। मे भी थोड़ा स्लो चल रहा होगा, अगले क्वार्टर में देखते हैं क्या होता है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया गया कि डेट जो इनका है ना वो थोड़ा कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है। 1.12 लाख करोड़ से जो अभी है वो पहले था 1,16,000 करोड़। 16,000 से 12,000 के आसपास आ चुका है। बहुत बड़ा फॉल नहीं है, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बढ़ा नहीं है। मतलब कैपेक्स करते जाओ यार, लोन लेते जाओ, बहुत ज़्यादा लोन ले लो। अदानी जैसे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चीज़ें नहीं चल रही है, बट अदानी ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है लोन के ऊपर। अब उस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ है 331 न्यू स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं, जहाँ पे टोटल काउंट इनका जा चुका है 18,918। ऑलमोस्ट 19,000 स्टोर इनके बन चुके हैं। इतने ज़्यादा स्टोर ये अभी मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये ग्रुप दिखने में लगता है कि हाँ रिलायंस एक ही कंपनी नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है। इसीलिए निफ्टी में इतना ज़्यादा वेटेज इनको दिया जाता है। अगर ये आंकड़े मार्केट ने निगेटिवली लिए तो डेफिनेटली मंडे को भी मार्केट पे प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। सो आपकी क्या राय है, ये आंकड़े सही है या खराब है? एक बार कमेंट में बोल सकते हो। बेस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक तो सही ठीक ठाक बोल सकते हो या खराब बोल सकते हो। सेम चलते हैं बीपीसीएल के ऊपर। बीपीसीएल का भी रिजल्ट हार्डली 2 मिनट में कवर करेंगे, बिकॉज उसके रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि क्या हो रहा है। अगर उनका ऑयल का बिजनेस डाउन है तो बीपीसीएल का भी डाउन ही होना चाहिए। अगर सरकारी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे और प्राइवेट के बढ़ेंगे नहीं तो अंबानी साहब चुप बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे। ऑलमोस्ट 128 यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, वहाँ यहाँ पे 132 नजर आ रहा है। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन सेल्स में हमें क्लियरली दिख रहा है। बट ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करो ये भी डिक्लाइन है, 100 करोड़ के आसपास हमें डिक्लाइन नजर आता है। फिर भी कहने का मतलब यही है कि आंकड़े जो है ईयर ऑन ईयर कंप्लीट फ्लैट नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने रिलायंस में देखा कि ग्रोथ थी, सेल्स में ग्रोथ थी, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रही है। एक मेजर रीजन मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आप देखो तो 58,000 करोड़ का जो भी इनका कॉस्ट आया था वो 50,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे था। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिंपली आप समझ लेना। 50,000 यहाँ पे कॉस्ट आई, उसके बाद 56,000 यहाँ पे आई। जब 56,000 कॉस्ट आई तो यहाँ पे इन्होंने 132 का सेल्स दिखा दिया, मतलब सेल्स भी उनको बढ़ता हुआ नजर आया। यहां पे क्वार्टरली सेल्स हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि कॉस्ट बढ़ चुकी है। इसका मतलब यही है कि कॉस्ट फ्यूल की बढ़ चुकी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से प्राइस में ग्रोथ नहीं आई। ये चीज हमने 2 क्वार्टर पहले ही प्रेडिक्ट कर रखी थी। 6 महीने से मैं बोलता आ रहा हूं कि इस पे प्रेशर हमें देखने मिल सकता है ऑन रिजल्ट बेसिस।
इलेक्शंस हो रहे, इलेक्शन में बहुत हेवी प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, क्रूड के प्राइसेस भले बढ़े, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भले बढ़े, फिर भी हमें प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इलेक्शन में अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे हो सकता है। आपको पता है, मार्केट पे इन द सेंस उस पार्टी पे, इसलिए हमें यहाँ पे मेजर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक डिफरेंस इस क्वार्टर में नजर आएगा और उसका अगला क्वार्टर अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र के इलेक्शन है, तो इतने ज्यादा डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे प्राइस में। बट धीरे धीरे अब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ये भी अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। आप देख लो, आपको आराम से पता चल जाएगा। अगला स्टॉक जो कवर करना चाहता हूं विप्रो, इस पे भी बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं गवाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। बाकी आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे खासे, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे खासे थे। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 21,900 करोड़ का सेल जो है, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन नजर आएगा, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन नजर आएगा। विप्रो का मैनेजमेंट, विप्रो का हैंडलिंग का तरीका कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, विप्रो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ धंधा। इतना बढ़िया धंधा वो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यही है कि अगर इन्फोसिस एकदम से स्पाइक करता है उनके सेल्स में, टीसीएस बहुत बड़े आंकड़े अच्छे खासे दिखाता है और विप्रो वीक दिखता है, एचसीएल टेक भी ठीक ठाक दिखता है एज कंपेयर टू विप्रो, बट विप्रो सबसे खराब आंकड़े दिखा रहा है। इसका मतलब एडीआर की वाट लग चुकी है ऑलरेडी। स्टॉक भी मंडे को देखने लायक हो सकता है, क्योंकि एक जंप, एक स्पाइक ऑलरेडी आ चुका था। अब उसको होल्ड करना है या नहीं करना है, आई डोंट नो, वो कैसे इंपैक्ट करेगा मार्केट के ऊपर, वो देखना जरूरी है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, 3,037 करोड़ का ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, जिसका मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी आंकड़े बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। बट सिर्फ नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, प्रॉफिट मार्जिन कभी ना कभी हम एडजस्ट कर सकते हैं, या प्रॉफिट मार्जिन नहीं भी है तो सेल्स बढ़ा के जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जो अपनी डिमांड है, वो फुलफिल कर सकते हैं। मगर सेल बढ़ना, मार्केट एक्वायर करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि जियो ने एयरटेल से अपने रेट कम रखे थे, जानबूझ के रखे थे। इसका मतलब ही यही है कि उनको कस्टमर एक्वायर करना था, ना कि उनका मकसद था बड़ा प्रॉफिट कमाना। अब एक बारी कस्टमर अपने पास आया ना, तो 1 रुपए 2 रुपए भी बढ़ा दिया। एक सिंपल लॉजिक मैं बता देता हूं आपको, 40 करोड़ 45 करोड़ 50 करोड़ कस्टमर बेस है इनका। अगर इतना बड़ा कस्टमर बेस है तो समझ जाना भाई साहब, ये सारा कस्टमर 1 रुपया भी ज्यादा देता है ना तो 40 करोड़ बढ़ जाएगा, 2 रुपया भी ज्यादा देता है ना तो 80 करोड़ बढ़ जाएगा। सो पहले काम क्या करना है, कस्टमर एक्वायर करना है, वही काम उन्होंने किया। अब फिर विप्रो पे प्रेशर 100% आ सकता है। मंडे को थोड़ा सावधानी से आपको ट्रेड करना होगा, स्टॉक को अच्छे से वॉच करना होगा। इसका मतलब विप्रो खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, विप्रो ने बहुत सारे चेंजेस इंटरनल टीम में किए हैं और उसके रिजल्ट भी आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने मिलेंगे। ये भी अभी से बात करके रख देता हूं मैं, क्योंकि आने वाले 2 क्वार्टर इनके प्रोग्रेसिव नजर आएंगे, ये अभी से बोल के रखता हूं। क्योंकि इनके जो टॉप मैनेजमेंट वाले एक बंदे हैं, उनका सैलरी कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने ऑलरेडी वो चीज़ कवर करके रख दी है। उनको सैलरी देना वर्थ है, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी विप्रो की बनेगी, ये मैं अभी से बोल के रख देता हूँ। जिस प्राइस पे मिलेगा अच्छे खासे, याद रखना उसमें उस प्राइस पे आपको क्या करना है। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बाय करो या सेल करो, बट याद रखो बिजनेस ग्रो होता हुआ नजर आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।